अंजू जी दिल्ली से हैं, सलोनी जी मुंबई से हैं। बहुत बढ़िया। करवर। ओके। भोपाल। तो सभी जगह से हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आज का हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कुछ लोग ऑलरेडी मिलेट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जैसे अंजू जी हैं, वो ऑलरेडी मिलेट कंज्यूम कर रही हैं। उनसे मेरी बात हुई थी अभी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है विद द हेल्प ऑफ मिलेट्स। तो आप लोग, बाकी लोग जो है वो मिलेट को कंज्यूम कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम है उनके लिए मिलेट के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं? तो क्या वो पहली बार मिलेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं या मिलेट के बारे में कुछ अवेयर हैं, खाते हैं? माने ऐसे लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ जो लोग मिलेट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बताएं चैट में लिख के, क्या आप मिलेट को कंज्यूम कर रहे हैं, यस और नो? नो। मिलेट डोसा बनाती हैं शीला जी, लीना जी, अरे ऊपर लिख रहा है, गायत्री। कैसे लिख रहे हैं व्हाट्सएप में? वो तो लिख नहीं के भी नहीं नहीं, बता रहा है। चैट में। वो बोल रहा है जूम चैट में में लिखो, चैट है। व्हाट्सएप पे जाके। हाँ, जूम में चैट है। चैट पर आप लिख के बता सकते हैं मुझे। जी। तो कुछ लोग जो है वो मिलेट को यूज कर रहे हैं, है ना। आज हम समझेंगे कि आखिर मिलेट को क्यों यूज करना चाहिए, उसके पीछे, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि इसके पीछे साइंस क्या है ना। और एक प्रश्न जो है सभी के दिमाग में उठता है कि अगर मिलेट इतने हेल्दी हैं, इतने स्वादिष्ट हैं, तो हमें अभी तक इनके बारे में क्यों नहीं पता था, है ना। या हमारे पूर्वजों ने मिलेट को खाना क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमें कचोटते हैं, कहीं ना कहीं हमें पिंग करते हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों है कि मिलेट अगर हेल्दी है इतना, तो हमारे पूर्वज इसे क्यों छोड़ दिया, है ना। हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने मिलेट को खाना क्यों छोड़ दिया। चलिए, अब मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपको स्क्रीन विजिबल है? अगर है तो हाथ से बता दे मुझे, थम्स अप करके। जी। यजुर्वेद में ये सूक्त वर्णित है ना, जो हमारी आयु के लिए, जिसके अंदर मंत्र है जीवेम सरदा सतम, हम 100 वर्षों तक जिए। पश्चिम सरदा सतम, हमारी आंखें जो हैं वो 100 वर्षों तक देखती रहें। नंदाम सरदा सतम, हम उमंग पूर्वक 100 वर्षों तक जिए। मोदाम सरदा सतम, और हम आनंदित होकर जिए। भवेम सरदा सतम, हम इस सृष्टि में इंपोर्टेंट बने रहे, है ना, संसार में। नहीं तो होता क्या है कि जब आदमी बीमार हो जाता है तो वो घर में या हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहता है, और सारी दुनिया के लिए वो नॉन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक अपने परिवार के लिए, देश दुनिया के लिए आप उपयोगी हैं, अन्यथा आप उपयोगी नहीं रहेंगे। श्रृणुयाम सरदा सतम, हम 100 वर्षों तक सुनते रहें, है ना। हमारे जो कान हैं वो स्वस्थ रहें और वो सुनते रहें। अदिना श्याम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, है ना। इसी तरीके से हम इस सृष्टि पर जब तक रहें तब तक स्वस्थ रहें। तो हमारी जो ऋषि परंपरा है उसने क्या कामना की है कि सभी लोग अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त करें, और वो भी स्वास्थ्य के साथ, स्वस्थ रहकर वो अपने जीवन को एंजॉय करें। लेकिन होता क्या है मुख्यतः कि हम जैसे ही 50 साल के ऊपर हुए, या आजकल आप देख सकते हैं 30 साल 35 साल के भी बच्चे हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उन्हें भी डायबिटीज है, उन्हें भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है वो। 50 की तो हम आजकल बात ही नहीं कर रहे हैं, आजकल तो 30 35 40 साल की उम्र में भी आदमी बीमार हो रहा है।
तो हमारे ऋषि परंपरा बात कर रही है 100 साल तक स्वस्थ रहने की। तो ये कैसे होगा? ये होगा सबसे पहले संकल्प से। क्या हमने अपने अंदर, क्या हमने कभी ये संकल्प किया है कि हमें 100 साल तक स्वस्थ होकर जीना है? हम संकल्प करते हैं किस लिए? कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। हम संकल्प करते हैं कि हमें कहीं अच्छे तरीके से हॉलीडेज को व्यतीत करना, एक बड़ा घर चाहिए, जमीन चाहिए। लेकिन क्या हम अपने स्वास्थ्य के लिए उस तरीके से संकल्पित हैं जिससे कि हमें एक एक्शन लेने की, है ना? अपने स्वास्थ्य के लिए अगर आप संकल्पित होंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम संकल्प से करेंगे। सभी लोग अच्छे से आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद करके, है ना, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में करके, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संकल्प से। स्वास्थ्य की शुरुआत जो होती है वो संकल्प से ही होती है। बिना संकल्प के कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आंखें बंद करें और संकल्प लें कि मैं अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करूंगा, और इसके लिए मुझे जो भी आवश्यकता है, जो भी एक्शंस लेने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं, उन स्टेप्स को लूंगा। लेकिन मैं अपनी पूर्ण आयु को स्वास्थ्य पूर्वक प्राप्त करूंगा। मैं पूर्णतः स्वस्थ होकर इस सृष्टि के विकास में सहयोग करूंगा। आंख बंद करके संकल्प लें, मैं पूर्ण ऊर्जा से अपने पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करूंगा, और इस धरती पर जब तक हूं स्वस्थ रहकर जो भी मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को मैं पूर्ण करूंगा। इस सृष्टि की कल्याण हेतु, स्वयं के कल्याण हेतु कार्य करूंगा। सबसे पहले अपने संकल्प को गहरा और दृढ़ कर लें, क्योंकि ये वर्कशॉप उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में स्वस्थ होना चाहते हैं, जो लोग वाकई में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है संकल्प से। क्या हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है? क्या हम अपने स्वास्थ्य को समय देने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो आप जरूर जरूर अपने स्वास्थ्य को अचीव करेंगे, क्योंकि ये जीवन भर की यात्रा है। स्वस्थ होना, अपने शेप में होना, एक्स्ट्रा फैट को हटाना अपनी बॉडी से, ये सब क्या है, आपको डेली स्टेप उसके लिए लेने पड़ेंगे। ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, एक महीने की यात्रा नहीं है। ये जब तक आपका जीवन है तब तक आपको स्वस्थ रहना है। कोई एक महीने 2 महीने की यात्रा नहीं है। हाँ, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको मेरे जो गुरु हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग परिचित भी होंगे। ये जो शख्स हैं, है ना, जो बैठे हुए जो मेरे साथ हैं, वो है डॉक्टर खादरवली, है ना। डॉक्टर खादरवली ने अपना पूरा जीवन आरोग्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा देखिए, बीमारियों की दवाइयां तो बहुत से लोग बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य बीमार ही ना हो उसकी क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने भारत के अनाजों पर, हमारे जो पूर्वज अनाज खाते थे उस पर रिसर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने ऐसे 5 अनाजों के बारे में पता लगाया जो मनुष्य को स्वस्थ कर सकते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी जो समस्याएं हैं उनसे व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर खादरवल्ली को पद्मश्री भी प्राप्त हुआ अपने जीवन भर के कार्यों के लिए। और मेरी खोज भी, क्योंकि मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूं जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा रहा, उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला 2017 में। लेकिन वहां पे मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई। मेरा मानना था कि ठीक है, मनुष्य तभी अच्छा
उगा सकता है कोई भी किसान तभी अच्छी चीजें उगाएगा जब लोग अच्छा खाने के लिए तैयार हो, है ना। नाइकी एडिडास तभी जूते बनाते हैं जब लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। 10,000, 15,000, 20,000 के जूते लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, इसीलिए वो कंपनियां उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अगर हम अच्छा खाने के लिए तैयार हैं तो हमारे जो किसान हैं देश के, वो हमें अच्छा पोषक अनाज उगाने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं। देखिए, आज ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको वेट लॉस का, क्योंकि आज की हमारी वर्कशॉप जो है वो फैट लॉस पर केंद्रित है। वेट लॉस का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में जो फैट है, जो अत्यधिक फैट है, वो थोड़ा सा कम हो, जिससे कि हमारे जो अंगों पे पड़ने वाला दबाव है वो ना पड़े और हम स्वस्थ जीवन को जी सके। तो आप में से सभी लोगों को मेरा मानना है, ये ज्ञात होगा कि दुनिया में मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है वेट लॉस का, और वो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कैलोरी डेफिसिट का। कितने लोगों को ये पता है? चैट में लिखकर बताएं मुझे, कितने लोगों को ये ज्ञात है ना। लगभग लगभग सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि अगर हम हाई कैलोरी फूड खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, अगर हम लो कैलोरी फूड खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा। लेकिन समस्या यहीं पे अराइज हो जाती है। आप लोगों ने कई बार कोशिश की होगी, कई तरीके अपनाए होंगे कि हमारा जो कैलोरी है, काउंट है, वो डेफिशिएंसी में आए, वो ज्यादा ऊपर नहीं बढ़े, वो कम में आए। जितने लोगों ने वेट लॉस ट्राई किया है, फेट लॉस ट्राई किया है, जो चाहते हैं कि भाई उनकी बॉडी शेप में आए, उन्होंने जरूर ट्राई किया होगा कि कम से कम कैलोरीज को वो कंज्यूम करें। कितने लोगों ने ट्राई किया है? अंजू जी ने ट्राई किया है, बाकी लोगों ने? अगर वेट बढ़ रहा है हमारा, है ना, हमारी बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं कम खाएं, आधा पेट खाएं। कुछ ना कुछ हमने ट्राई किया होगा, है ना, कि जिससे हमारे कैलोरी का जो काउंट हो वो कम रहे। लीना जी, डिम्पल जी, काफी सारे लोगों ने ट्राई किया। लेकिन परेशानी जो है वो यही आ जाती है। आप लोगों ने जो कैलोरी कट करने के लिए क्या किया होगा? सबसे पहला तरीका अपनाया होगा कि आपने अपनी डाइट को कट कर दिया होगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाने लगे होंगे, आधा पेट खाने लगे होंगे। हैवी वर्कआउट आपने किया होगा, जिम गए होंगे या किसी अन्य तरीके से आपने हैवी वर्कआउट को ट्राई किया होगा। या बहुत से लोग हैं जिन्होंने केमिकल सप्लीमेंट्स, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो झांसा देती हैं कि आप हमारा ये पाउडर पिए 2 चम्मच घोल के और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपका तो स्वास्थ्य सही हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उन लोगों की जेब जरूर आप लोगों ने भरी होगी। कितने लोगों ने इस तरह के सप्लीमेंट्स का यूज किया है? कितने लोगों ने इस तरह के सप्लीमेंट का यूज किया है? आज हमारी क्लास में है उपस्थित कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने डाइटरी सप्लीमेंट्स, हर्बा लाइफ, हाँ हर्बा लाइफ है, और भी है, कई तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो ट्राई किए होंगे, है ना। तो कुछ लोगों ने ट्राई किए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सप्लीमेंट्स तो वर्क करते ही नहीं है, क्योंकि आप भोजन तो कर ही रहे हैं ना। जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें इतनी इनफ कैलोरी है कि आपका जो कैलोरी डेफिशिएंसी होनी चाहिए वो तो होती नहीं है। या कुछ लोग जो हैं 1 महीने बड़ी मेहनत करते हैं, 15 दिन 1 महीने तक डाइट कट करेंगे, उसका रिजल्ट भी मिलता है कि 2 किलो वजन कम हो गया। लेकिन जैसे ही डाइटिंग बंद की, वैसे ही फिर से अपने लेवल को प्राप्त कर लेते हैं। या डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको लिख देता है कि आपको ये चीजें खानी है, लेकिन समस्या क्या होती है कि भूख बहुत लगती है। समस्या क्या होती है कि उसने तो लिख दिया कि आपको 2 ही रोटी खानी है या 1 ही रोटी खानी है, लेकिन भूख तो ज्यादा लग रही है। या आपने बहुत हैवी वर्कआउट किया, 1 घंटे वर्कआउट किया, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की? 350 से 400 कैलोरी आपने बर्न की। लेकिन हुआ क्या? आप घर पे आए, बहुत तेज आपको भूख लग रही है, आपने
एक पराठा या 2 पराठे खा लिए तो आपने 500-600 कैलोरी इन कर लिया। तो जो आपने मेहनत की घंटे भर, वो आपकी मेहनत का कोई आपको असर नहीं दिखता है। चलिए, अब हम समझते हैं कि वैज्ञानिक आधार पर अगर आपको कैलोरीज को मेंटेन करना है, कैलोरी डेफिसिट स्टेट को अचीव करना है, तो क्या-क्या फैक्टर्स उसके लिए जरूरी है ना? आपको ये पैरामीटर्स देखिए, ये 6 पैरामीटर्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाकर कैलोरी डेफिशिएंसी स्टेट को आप अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला क्या है? हंगर कंट्रोल। आपकी भूख भी तो कंट्रोल में रहनी चाहिए। आपने अगर मान लीजिए आपको भूख है कि मुझे 4 रोटी खानी है और आप 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आपको भूख लगने लगेगी और एक समय आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर बहुत कुछ क्रेविंग के कारण आप कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे, स्नैकिंग कर लेंगे और फिर आपको गिल्ट वाली फीलिंग हो जाएगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बताएं मुझे चैट में लिख के कि भूख पे कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें भूख लगी और उन्होंने डाइटिंग से ज्यादा ही खा लिया, है ना? कभी कभी होता है। हाँ, कभी कभी जब आप डाइटिंग करेंगे, खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक समय आता है, जैसे बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, दिन में वो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन रात में वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इमोशनल ईटिंग भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से आप अंदर फील कर रहे हैं, अपने मन के अंदर फील कर रहे हैं। अगर आप इमोशनल व्यक्ति हैं जो कि इमोशन से ड्राइव होते हैं, तो अगर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दो तरह के लोग हैं, है ना? एक होता है कि इमोशन के कारण वो ज्यादा खा लेते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, अगर वो इमोशन के स्टेट में है तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। अगर उनका दिमाग सही नहीं है, टेंशन में है, तो खाना नहीं खाएंगे। तो उनके अंदर तो फैट की अधिकता नहीं होगी क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रहे। लेकिन ऐसे लोग जो इमोशन के कारण, क्योंकि वो एक सेटिस्फेक्शन देता है जब हम कुछ चीज खाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को बटर पसंद होता है, जब बटर खाते हैं तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी को शुगर पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, अलग अलग तरह के फूड आर्टिकल्स पसंद है, तो वो क्या करेंगे, इमोशन में आके और इस तरह की चीजों को ओवर कंज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हंगर कंट्रोल। जब तक हंगर कंट्रोल जो है उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आप कैलोरी डेफिशिएंसी वाली जो स्टेट है उसको अचीव नहीं कर पाए। दूसरा क्या कारण होता है? इंसुलिन स्टेबिलिटी। हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, जो आप सभी को पता होगा, उससे परिचित होंगे। जब डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो गया, या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है सेल्स में, जो हमारी बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास की, उसमें बन ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर की जो करेंसी है, ऊर्जा करेंसी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे आप गेहूं खाएं या मिलेट खाएं, एट लास्ट क्या बनेगा? उससे ग्लूकोज बनेगा। भले ही हम स्टार्च को कंज्यूम कर रहे हैं या हम किसी भी तरह की शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी तरह के अनाज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर क्या देता है हमको? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन की स्टेबिलिटी नहीं है, माने ये बढ़ रहा है, घट रहा है, एक पीक बना रहा है, होता क्या है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, है ना, जैसे ही हमने भोजन किया, तो उससे कुछ समय बाद एकदम से हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और विशेषकर अगर हम शुगर खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं या गेहूं खा रहे हैं, तो इंसुलिन की मात्रा तेजी से बढ़ती है और उसके बाद एक पीक बनाती है। पीक बना के फिर बहुत ही तेजी से कम होता है हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन। तो जब ये घटना होती है ना, कम हो गया, तो हमारी बॉडी फिर से क्रेविंग करने लगती है और एक झूठी भूख है ये, माने तब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है खाने की,
लेकिन हमारे शरीर में सिग्नल इस तरीके का जा रहा है कि हमें भोजन की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा चावल हम लोग खाते हैं, है ना, तो घंटे भर बाद ही दोबारा से भूख लग जाती है। या किसी को डायबिटीज होती है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप धीरे धीरे करके बार बार भोजन खाएं, लेकिन वो आपको ये नहीं बोलेगा डॉक्टर कि आप गेहूं चावल की जगह दूसरे अनाजों का सेवन करें, क्योंकि कॉज कहां पर है, कॉज लाई कर रहा है गेहूं और चावल में। उसको हम समझेंगे धीरे धीरे। इम्प्रूव्ड BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब हम स्थिर होते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, जब हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी मेटाबॉलिक रेट है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। लेकिन आप काम भी नहीं कर रहे हैं, बार बार आपको भूख भी लग रही है, बार बार हमारे शरीर में इंसुलिन अनस्टेबिलिटी हो रही है, तो अगर इस तरीके से चल रहा है तो हम किसी भी तरीके से कैलोरीज को डेफिशिएंसी स्टेट में नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम है। हमें कैलोरीज की बहुत कम आवश्यकता है, और हमें कैलोरी हमेशा अधिकता में मिल रही है। हमें आवश्यकता है 1600 कैलोरीज की, लेकिन वो तो हमने जो भोजन किया वो तो 2000 कैलोरी का है। तो हमेशा हमारी जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो प्लस साइड में ही रहता है। तो उससे क्या होगा कि कभी भी हम जो डेफिशिएंसी वाली स्टेट है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, गट हेल्थ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे गट में, माने स्मॉल इंस्टेंटाइन जो है, उसके अंदर 3 ट्रिलियन बैक्टीरियाज रहते हैं, 3 लाख करोड़। इसमें हमने वायरस और अन्य जीवों को काउंट नहीं किया। अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वायरस 10 टाइम्स रहते हैं। तो हमारे जो आंत है, छोटी आंत, और हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स में लाख करोड़, 3 लाख करोड़, है ना, इतनी तो पॉपुलेशन भी सभी मनुष्यों की और भी अन्य जानवरों की हम मिला दें तो इतने जीव जंतु नहीं है सृष्टि में। लेकिन हमारा पूरा शरीर जो है वो एक यूनिवर्स की तरह है, जिसमें लाखों करोड़ जीव रह रहे हैं, लाखों करोड़। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हमारी गट हेल्थ सही नहीं है, अगर ऐसे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में ग्रो कर रहे हैं जो कि नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, उसमें इमोशंस जो है वो नेगेटिव इमोशंस होंगे। हमें क्रेविंग होगी, जो अनहेल्दी फूड है उसकी क्रेविंग होगी, ज्यादा ऑयली तला हुआ खाना खाने की हमें क्रेविंग होगी। तो ये जो गट है इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, जिससे हमारे इमोशंस जो हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसे आप गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, है ना, गट ब्रेन एक्सिस माने गट से हमारा ब्रेन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। और लास्ट फैक्टर है हार्मोनल बैलेंस। अगर हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, और सभी हॉर्मोन्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक हार्मोन की एक्टिविटी गड़बड़ हो रही है तो बाकी के भी हार्मोन्स इनस्टेबल हो जाएंगे, उनकी भी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो गई या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो जो अन्य हार्मोन है, जैसे लीवर में इंसर्टिन हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी, जिससे कि हमारे ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज जो है वो एड ऑन होने लगेगा, हमारे ब्लड में सीधे ग्लूकोज पहुंचने लगेगा। इंसर्टिन हार्मोन क्या करता है, वो एक थानेदार की तरह है, हमारे लीवर में एक्टिव हार्मोन है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन ग्लूकोज पर नियंत्रण रखता है कि कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में एक बार में पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हुई इंसुलिन की, तो वहां पे इंसर्टिन हार्मोन की भी गड़बड़ी हो गई, फिर घैरलिन हार्मोन की भी गड़बड़ी हो गई। बार बार आपको सिग्नल मिलेगा कि अरे भूख लगी है कुछ खाओ, भूख लगी है कुछ खाओ। हालांकि आपको भूख नहीं है, आपको जरूरत नहीं है शरीर को, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो गया, तो अब हमें बार बार भूख लग रही है। ठीक है,
तो ये 6 पैरामीटर्स हैं: हंगर कंट्रोल, इंसुलिन स्टेबिलिटी, इंप्रूव्ड बीएमआर, एनर्जी लेवल, गट हेल्थ, हार्मोन। देखिए एनर्जी लेवल, अगर मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म चालू है ना, एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया फैट बन रहा है। जब हम भोजन करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज हमें मिला तो हमारे ब्लड में मिल गया। अब ब्लड में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है तो हमारी बॉडी क्या कहेगी कि भाई ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इसका क्या करें, हम इसका कुछ ना कुछ बना के रख लेते हैं। तो वो क्या करता है, फैट या ट्राइग्लिसराइड या कुछ और ही मेटाबॉलिक पाथवे को एनाबॉलिज्म के माने बनाने का, है ना, ग्लूकोज से फैट बनाने का उसने पाथ स्टार्ट कर दिया। अब ये जो पाथ स्टार्ट किया इसमें एनर्जी लग रही है हमारी बॉडी में, तो इंटरनली एनर्जी यूज हो रही है। तो हमें क्या होगा, बाहर हमें लगेगा सुस्ती आएगी, लगेगा थोड़ा सा सो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जब हम रेस्ट करेंगे तो हमारा फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा और एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया। तो अब हमारी बॉडी में एनर्जी की हमें कमी महसूस होने लगती है। तो ये 6 पैरामीटर्स जो हैं जब हम फुलफिल करेंगे तभी हमारी बॉडी जो है वो ऐसे फेज में आएगी कि वो फैट को घटाना स्टार्ट करे। आपको यहां तक समझ में आया सभी लोगों को ये 6 पैरामीटर क्या है? सलोनी जी यस, बाकी लोगों को समझ में आया? रेखा जी बोल रहे हैं यस, लीना जी यस, बहुत बढ़िया। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं हुई है एक बार मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुई है तो लिख सकते हैं, आप नो लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब समस्या क्या है कि हम जो भारतीय हैं उनका मैक्सिमम भोजन तो रहता है अनाज से बना हुआ। हमारा जो मेजर कंपोनेंट होता है एनर्जी का वो प्रोटीन की जगह क्या होता है, अनाज होता है। हम व्हीट या राइस, ये दो तरह के अनाज मुख्यतः यूज करते हैं भोजन में। तो हमारे शरीर में जो 60 to 70% कैलोरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही हैं ग्रेन से, अनाज से। और अनाज हम कौन से यूज कर रहे हैं, अनाज हम यूज कर रहे हैं गेहूं और चावल, ये दो अनाज हम यूज कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी क्या ये इन्हीं अनाजों को यूज करते थे? नहीं। अगर हम 100 साल पहले देखें तो हमारा जो मुख्य भोजन था वो गेहूं या चावल ना होके क्या था, ज्वार था, कोदो था, कुटकी था। हमारे भारत में जो मुख्य अनाज था वो ज्वार था, जो मुख्य अनाज था वो कोदो था, कुटकी था, कंगनी था, बाजरा था। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले 100 सालों में हम लोग शिफ्ट हो गए गेहूं और चावल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये अनाज थोड़ा सा कन्वीनियंट है, रोटी आप आसानी से बना लेते हैं। फिर इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी है। आपने देखा होगा यूएस, यूके, क्योंकि पहले भारत भारत जो था वो यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था, तो वहां के लोग ब्रेड खाते हैं। ब्रेड किस चीज से बनती है, गेहूं से, मैदा से। तो उन लोगों ने भारत में भी ऐसे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जो कि वहां पर अनाजों की सप्लाई को बनाए रखे, है ना, उनकी सप्लाई बाधित नहीं हो। और भारत जैसा देश जब किसी अनाज को उगाता है तो उसका रेट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में अनाजों को उगाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक षड्यंत्र पूर्वक जो भारत के अनाज थे उनको संबोधित करने लगे ये जानवरों के खाने वाले अनाज से। आपने सुना होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर्स में आज से 8-10 साल पहले की हेडलाइंस पढ़ी हो तो उनमें रहता था कि बेचारे लोगों को, है ना, जो हमारे वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनमें लिखा रहता था कि बेचारे लोगों को जानवरों का खाना खाना पड़ रहा है, कोदो जानवरों का खाना है। लेकिन कौन समझाए कि जानवर तो सब कुछ खा लेते हैं। जानवर को अगर आप क्या गेहूं खिलाएंगे तो नहीं खाएगा क्या, चावल खिलाएंगे तो नहीं खाएगा क्या? क्या लगता है लीना जी, गेहूं चावल भी खा लेंगे जानवर? तो
इस तरीके से हमारे ब्रेन को इन्होंने एक तरीके से गेम खेलकर हमें इस तरीके से बार बार साइकोलॉजिकली इन्होंने हमारे दिमाग में थॉट डाला कि गेहूं चावल खाइए, गेहूं खाइए, गेहूं खाइए, क्योंकि गेहूं जो है वो लोग उगा रहे थे। आज हम वही खाते हैं। जैसे पहले आता था कि नीम हकीम खतराए जान, नीम की दातुन ना करें और कोलगेट यूज करें। वही लोग अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे कोलगेट के अंदर जो है वो नीम है, वेद शक्ति, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है। और हम भारतीय पहले तो इसी एक्टिवेटेड चारकोल से दांत घिसते थे। तो इस तरीके से बार बार उन्होंने हमारे ब्रेन के साथ गेम खेला, है ना। ब्रेन के साथ उन्होंने गेम खेलकर इन ग्रेन्स को आउट कर दिया। और इसको आउट करने के पीछे उनका मेजर रीजन था कि उस समय वो लोग एक तो एक ब्रेड खा रहे हैं, दूसरा क्या खाते थे, पोर्क या जो गाय का मांस है, बीफ, इसका सेवन करते थे। अब इनको खिलाने के लिए अनाज की जरूरत है, तो ये जो मोटा अनाज है ये लोग भारत से लूट लूट कर, बहुत सस्ते दामों पर लूट कर और अपने देश में ले जाकर उन्हें अपने गाय और सुअरों को खिलाते थे, जिससे कि उनको बीफ और पोर्क की सप्लाई कम ना पड़े। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे ग्रेन्स को आउट किया। दूसरा क्या रहता है लोगों का कि नहीं नहीं हम तो गेहूं खाते थे, है ना। तो गेहूं उस समय लोग खाते थे, लेकिन कब खाते थे, जब कोई मेहमान घर में आया हुआ है। तो जो पुड़ी बनती थी वो किसकी बनती थी, गेहूं की बनती थी। या कोई व्यक्ति बहुत बीमार है ना, उसकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, बुखार है उसको, तब उसको गेहूं का दलिया दिया जाता था, क्योंकि ये जल्दी एनर्जी देता है, ये जल्दी एनर्जी देता है। तो इस तरीके से हमारे अनाजों को बदल दिया गया, है ना। भारत में की जो हेरिटेज फसलें हैं, और दूसरी चीज आपको एक और जाननी चाहिए कि अधिकतर लोग जो गेहूं खा रहे हैं वो भारतीय वैरायटी का गेहूं नहीं है, ये मैक्सिकन वैरायटी का गेहूं है जिसको हम खा रहे हैं। उससे भी और ज्यादा परेशानियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि इस मैक्सिकन वैरायटी के गेहूं के कारण हमारे जीन्स जो हैं, क्योंकि वो उसके साथ एसिमिलेटेड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पाचन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। हालांकि ये पूरी वर्कशॉप जो है मिलेट पर केंद्रित है, तो आपको सॉल्यूशन का अंदाजा होगा कि इसका सॉल्यूशन मिलेट्स ही है। लेकिन अभी हम समझेंगे कि वैज्ञानिक आधार क्या है इसका। मिलेट मिलेट कहते रहने से तो काम नहीं चलेगा, इसके पीछे साइंस क्या है, क्योंकि हमारा माइंड फैक्ट्स को, साइंटिफिक रिसर्च को प्राथमिकता देता है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं उनको हम समझेंगे। चलिए, आप लोगों ने सुना तो होगा ही, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा तन मन। और कहा भी गया है अन्नपूर्णा सूक्त में, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। तो अन्न को भारतीय संस्कृति में ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन बताया गया है ना। जो अनाज है वो ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है, उनके अंदर परमात्मा का वास है। लेकिन उसके बाद इसके तीन डिविजन्स भी हैं, है ना। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद में रसों का बहुत वर्णन है, गुणों का बहुत वर्णन है। तो अन्न के भी तीन गुण होते हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अभी हम जो अनाज खा रहे हैं, गेहूं चावल, ये तमोगुणी अनाज है। ये कौन से अनाज हैं, जो तमोगुणी अनाज है। तो जब हम तमोगुणी अनाजों का सेवन करेंगे तो हमारी एनर्जी भी डाउन होगी, हमारा स्वास्थ्य भी डाउन होगा। और कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जित। कभी कभी आप गेहूं चावल खा लेंगे तो हो सकता है ये आपको नुकसान ना करे, कुछ फायदा दे। लेकिन रोज ही हम इन अनाजों को खाएंगे तो ये हमारे शरीर को निश्चित रूप से समस्या पैदा कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है। उनका मुख्य कारण क्या है, उनका मुख्य कारण है तमोगुणी अनाज। चलिए अब हम साइंटिफिक डिवीजन को समझते हैं। देखिए, दो अनाजों को, है ना, उनके ग्लूकोज रिलीजिंग टाइम, उन
फाइबर की मात्रा और उनकी क्यूरिंग प्रॉपर्टीज के आधार पे अनाजों का वर्गीकरण किया गया है। तो नेगेटिव ग्रेन्स की श्रेणी में क्या आते हैं? व्हीट आता है, राइस आता है, और क्या आता है? एक और अनाज है, स्वीट कॉर्न, है ना, जिसको हम अनाज की तरह नहीं, भुट्टे को हम खाते हैं ना, जो मीठा भुट्टा होता है, स्वीट कॉर्न। तो ये भी नेगेटिव ग्रेन्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है और फाइबर की मात्रा न्यूनतम होती है। दूसरी श्रेणी है न्यूट्रल ग्रेन्स की। अब ये न्यूट्रल ग्रेन्स क्या है? सोरगम, फिंगर मिलेट माने रागी, सोरगम का अर्थ है ज्वार, पर्ल मिलेट बाजरा, प्रोसो मिलेट चीना, बार्ले जौ, कॉर्न और जई। माने जो देसी वाला भुट्टा है, मक्का है, कॉर्न है, और जो जई भी है, जिसको हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सीरियल में लेते हैं, ओट्स जिसे हम बोलते हैं, ये किस में आते हैं? न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रल कैटेगरी का मतलब है कि ये अच्छे अनाज हैं, इनको आप खाएं, अपने भोजन में शामिल करें। लेकिन अगर आपको कोई रोग हो गया है ना, बचपन से अगर आप इन अनाजों को खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको अगर कोई रोग हो गया तो इसके अंदर क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो हैं, ये आपको आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, है ना, और मिनरल्स देंगे, लेकिन ये आपको क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज वाले अनाज नहीं है। ये आपको अगर कोई रोग है, डायबिटीज है, जैसे अभी मेरी बात हुई थी अंजू जी से सबसे पहले जब हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, तो अंजू जी ने बताया कि वो मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी डायबिटीज को भी रिवर्स किया है ना। तो कितनी अच्छी बात है, वो मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब ये जो मिलेट्स हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। ये भी मिलेट्स हैं, देखिए, सोरगम, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, प्रोसो, ये भी मिलेट है, लेकिन ये कैसे मिलेट है? न्यूट्रल मिलेट्स है। आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो केंद्रित है पॉजिटिव ग्रेन्स, पॉजिटिव मिलेट्स पे। तो ये 5 मिलेट्स हैं जिनको पॉजिटिव कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दीज मिलेट्स आर कोदो मिलेट, जिसको कोदो, कोदरब, कोदरा अलग अलग नामों से जाना जाता है। लिटिल मिलेट, जिसको कुटकी या सामा कहा जाता है, कुटकी या सामा। आप लोगों ने व्रत के चावल में यूज किया होगा या तो कुटकी या बार्नयार्ड मिलेट। भारत में दो जो चावल हैं, है ना, जिन्हें व्रत के चावल कहते हैं, वो भारत में मिलते हैं। कुटकी को सामा बोलते हैं और बार्नयार्ड को सावा बोलते हैं। थोड़ा सा लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है। देखने में भी ये दोनों अनाज लगभग लगभग एक जैसे दिखते हैं। फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कंगनी कहा जाता है, जिसको कंगनी कहा जाता है ना। चौथा ग्रेन है बार्नयार्ड मिलेट। इसे उत्तराखंड में झंगोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? झंगोरा। मिलियन डॉलर ग्रास भी कहा जाता है बार्नयार्ड मिलेट को। और पांचवा ग्रेन है ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट, जिसे मकरा, मक्का नहीं, मकरा या हरी कंगनी कहा जाता है। ये जो 5 मिलेट हैं, इनको पॉजिटिव ग्रेन्स कहा जाता है। इन्हें पांचों मिलेट्स को ही श्रीधान्य मिलेट कहा जाता है। और ये पांचों अनाज चमत्कारिक अनाज हैं। ये पांचों अनाज आपके स्वास्थ्य की गारंटी है। अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। आप लोग हजारों रुपए हर साल खर्च करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, आकस्मिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मिलेट्स को कंज्यूम करते रहते हैं तो आपको ऐसी बीमारियां, जो कि लाइफ स्टाइल डिसीज जिनको हम कहते हैं, या कैंसर जैसे प्राण घातक रोग, ट्यूमर्स, इनके होने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो ग्रेन्स हैं, ये एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमरस होते हैं। और इन ग्रेन्स की गजब विशेषता है, जिनको हम धीरे धीरे, है ना, आगे समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या है? श्रीधान्य मिलेट्स हैं। इनको मोटा अनाज भी कहा जाता है, हालांकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, है ना। हमारे जो गेहूं या चावल से साइज में बहुत छोटे होते हैं, जैसे दलिया होता है, दलिया की तरह छोटे छोटे अनाज हैं, लेकिन ये गुणों का भंडार है। इनको श्रीधान्य क्यों कहा जाता है? देखिए, मिलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं मिलेट्स क्या होते हैं। देखिए, राउंड जो है अनाज, उनको अंग्रेजों ने क्या कहा? उनको एक ही श्रेणी में डिवाइड कर दिया, जिससे उन्होंने कहा मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स वो खाते नहीं थे।
उनके लिए नए अनाज थे और ये गोल बीड्स की तरह दिखते थे, गोल गोल मोती की तरह दिखते थे, तो उन्होंने इन अनाजों को मिलेट्स नाम दे दिया। और ये मिलेट एक तरीके के नहीं होते हैं, दर्जनों तरह के होते हैं। लेकिन भारत में मुख्य रूप से जो मिलेट यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं? कोदो, कंगनी, कुटकी, सावा, मकरा, है ना। उसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, चीना। कभी कभी एमरान जो होता है, राजगिरा जिसे हम बोलते हैं, उसे भी मिलेट की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन वो मिलेट नहीं है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, व्रत में बहुत से लोग कंज्यूम भी करते हैं। अब ये जो मिलेट्स हैं, है ना, इन मिलेट्स के अंदर भी जो 5 अनाज हैं, है ना, जो हमने कहा था, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है श्री धान्य अनाज। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, है ना। तो जो धान्य लक्ष्मी माँ है, उनका विशेष आशीर्वाद है इन 5 अनाजों को। कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा को विशेष आशीर्वाद है। और कोदो जो है, कोदो भारत की एक ऐतिहासिक अनाज है। ऐसा अनाज जो हजारों वर्षों से जिसके प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो, उसमें भी इसके प्रमाण हैं, या वेद हो, उसमें भी कोदो को कोदरव नाम से वर्णन है। और आदि पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, उत्पत्ति की, तो सबसे पहला जो अनाज उन्होंने बनाया मनुष्य के पोषण के लिए, सभी जीवों के पोषण के लिए, वो क्या बनाया? कोदो। तो इसके अंदर गुणों की बात करें तो इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। जैसे कि कोदो के अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है वो हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा ये हमारी किडनी को हील करता है। किसी व्यक्ति को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही है, डायलिसिस की उसे जरूरत है, तो उसको कोदो जरूर कंज्यूम करना चाहिए। कोदो उसके ब्लड को शुद्ध करेगा। और अगर डायलिसिस उसको महीने में 2 बार 3 बार जरूरत पड़ रही है, तो उसकी मात्रा को धीरे धीरे वो कम करेगा, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1। इस तरीके से कोदो कार्य करता है। इसके अलावा ये एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है ना। इसी तरीके से दूसरा अनाज है लिटिल मिलेट, कुटकी। इस अनाज को क्या कहा जाता है? सीड ऑफ लाइफ। इसके अंदर ऐसी वाइटल पावर है जो फर्टिलिटी को बढ़ाती है ना। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी के अंदर, जैसे महिलाओं में कई बार देखा गया है कि पीरियड अनियमित हो जाता है, या उन्हें और तरह से हार्मोनल समस्याएं जो है सामना करना पड़ता है, या पुरुषों में भी शुक्राणुओं की कमी हो जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में लिटिल मिलेट बहुत ही कारगर अनाज है। ये इनफर्टिलिटी को दूर करता है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी डायबिटिक है। अगर आप घंटों बैठकर काम करते हैं और डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो लिटिल मिलेट बहुत ही अच्छा अनाज है जो आपके डाइजेशन को भी सही करता है। तीसरा है अनाज फॉक्सटेल मिलेट, है ना। ये जो फॉक्सटेल मिलेट है इसे कंगनी कहते हैं। ये दिख रहा है आपको येलो कलर का अनाज, ये येलो कलर का होता है फॉक्सटेल मिलेट। ये जो फॉक्सटेल मिलेट है, कंगनी, ये पेनक्रियाज में बीटा सेल्स को रिवर्स करता है। हमारे लीवर में इंसर्टेन हार्मोन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और डायबिटीज को ठीक करने में, हील करने में बड़ा ही फायदेमंद अनाज है ना। इसके अलावा सभी अनाज, ये जो 5 अनाज हैं, ये एंटी ओबेसिटी है ना। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना, इनके अंदर अच्छे खासे मात्रा में होती है ना। चौथा अनाज है बार्नयार्ड मिलेट। ये जो बार्नयार्ड मिलेट है, ये क्या काम करता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड की एक्टिविटी को सही करता है। बार बार भूख लगने की समस्या जो होती है, वो घेरलिन हार्मोन होता है, उसके कारण है, उसको नियंत्रित करता है। सुपाच्य होता है, इसको खाने के बाद आपकी भूख जो है वो कंट्रोल में रहती है ना। पांचवा जो अनाज है वो है ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट के अंदर फाइबर की मात्रा सभी 5 अनाजों में सबसे ज्यादा है।
लगभग 12%, 12%, 12% है ना। तो ये जो अनाज है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है, एंटी ट्यूमरस एजेंट्स का भंडार है। तो ट्यूमर और कैंसर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी एक नई रिपोर्ट WHO ने पब्लिश की थी, जिसके अनुसार भारतीयों में जो कैंसर की जो गति है ना, होने की संभावना है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो संभावना 20 साल पहले 2% से भी कम थी, वो अब बढ़ के 9% से भी ज्यादा हो रही है। माने कुछ लोगों को कैंसर हो चुका है और कुछ लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कैंसर हो सकता है। तो अगर इससे हमें बचाव चाहिए तो हमें श्रीधान्य मिलेट्स को जरूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, प्राण घातक रोग तो है ही, साथ में ये हमारे पूरे परिवार की फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेट को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो अगर हम ऐसे कुछ अनाजों को अपने जीवन में शामिल कर लें जो हमारे जीवन को बचा सकते हैं, है ना, तो ये बड़ा ही अद्भुत होगा। कभी आपने सोचा है कि फल, देखिए फल कितने तरह के यूज करते हैं आप लोग, लगभग 15-20 तरह के फल तो हर व्यक्ति यूज करता है साल भर में, है ना। ड्राई फ्रूट भी होंगे तो 8-10 तरह के ड्राई फ्रूट आप खाते हैं साल भर में रोटेट करके। और सब्जियां तो हम दर्जनों तरह की खाते हैं, हरी सब्जियां। लेकिन हमारा मुख्य भोजन जो है वो है अनाज। और अनाज हमने क्या करा है, 2 अनाजों पे लिमिट कर दिया अपन को, अपने आप को, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल। जो हमारा मुख्य अनाज है वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, वो भी हमें बदल बदल के यूज करना चाहिए। अगर हम बदल बदल के यूज करेंगे तो हर अनाज के अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उसका हम भरपूर फायदा उठा पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इन अनाजों के अंदर ऐसा क्या है जो गेहूं चावल में नहीं है ना। तो सबसे पहले आप देखिए फाइबर कंटेंट, व्हीट के अंदर कितना होता है, 1.2%। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, होल व्हीट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, होल व्हीट की। आप छान के उस 1.2% को भी निकाल देते हैं। जब हम छान के और ऊपर का जो चापड़ होता है, जो फाइबर होता है, उसे हम निकाल देते हैं तो वो 1% भी नहीं बचा, लगभग आधा परसेंट बचता है। कितना बचता है, 0.5%। और जो हम मैदा यूज करते हैं उसमें क्या होता है, 0.1%। कितना होता है, 0.1% फाइबर होता है मैदा के अंदर। और राइस के अंदर देखिए कितना होता है, 0.2%। मात्र कितना, 0.2%। जबकि हम श्रीधान्य मिलेट्स को देखें, चलिए थोड़ा सा मैसेज आए हुए हैं उसको मैं ले लूं एक बार। जैसे बोल रहे हैं एनाबॉलिक क्लियर नहीं हुआ है, और दूसरा मिसगाइडेंस, शीला जी को लग रहा है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा समझ लें। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो उस समय अगर अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचता है तो एक एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी जो है उस ग्लूकोज का क्या करे, तो वो सोचती है कि हम इसका कुछ बना के रख लेते हैं, जैसे फैट में उसको कन्वर्ट करके हमारी बॉडी रख लेगी। कुछ अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो हमारा लीवर स्टोर कर लेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अमाउंट में है तो अब क्या होगा, एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया। एनाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि फैट बढ़ने लग गया, आपका वजन बढ़ने लग गया। इसे क्या कहेंगे, एनाबॉलिक पाथवे हुआ ना ये। कैटाबॉलिक पाथवे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट डिपॉजिट है हमारी बॉडी में, वो अगर डिकम्पोज होने लगता है, उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, तो क्या होगा, वो कैटाबॉलिक पाथवे होगा। एनाबॉलिक का मतलब है कि ग्लूकोज या छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण, ये क्या है, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या है, फैट या अन्य जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे एनर्जी का निर्माण, ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में अगर आपका वेट कम हो रहा है तो कैटाबॉलिक पाथवे है, और अगर हमारी बॉडी जो है एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है तो बार बार आपको भूख लगेगी,
एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूटन्स का लॉ होता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है ना। तो अगर एक बार हमारे बॉडी में एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया तो बार बार आपसे एनर्जी की डिमांड करता है, और हम बार बार कुछ ना कुछ खाकर वो एनर्जी उसे देते रहते हैं, जिससे कि एनाबॉलिक पाथवे हमारा स्टार्ट रहता है। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ आपको अंजू जी? इज इट क्लियर नाउ? जी, धन्यवाद। क्लियर है अंजू जी को? हाँ तो जी, बहुत अगर अच्छे। एनाबॉलिक पाथवे, जी, आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको समझा के ही आगे बढ़ूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। विधि जी बोल रही हैं वंस मोर। देखिए होता क्या है, जब हमने भोजन किया है ना, गेहूं और चावल हमने खाया, हमने लगभग लगभग 100 ग्राम के आसपास हमने अनाज को कंज्यूम किया, साथ में कुछ सब्जी भी है, कुछ अन्य पदार्थ भी है। तो लगभग एक बार में हमने, अगर हम देखेंगे तो 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया। तो ये 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होगा, कुछ अमाउंट में वो हमारे लीवर में स्टोर होगा, लेकिन हमने एक्स्ट्रा और अमाउंट दे दिया उसे तो वो हमारे ब्लड में मिल जाएगा। जब ब्लड में गया तो ब्लड में वो ग्लूकोज, हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में, अलग अलग अंग हैं, वहां तक वो ब्लड पहुंचेगा। लेकिन अब उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है हमें, एक बार में कितने ग्लूकोज की जरूरत होती है ब्लड में, 7-8 ग्राम 9 ग्राम, लेकिन ये तो 70 ग्राम 60 ग्राम 50 ग्राम इस अमाउंट में है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि सोचती है, क्योंकि उसके पास ब्रेन है हर सेल में, कि इसका थोड़ा सा फैट बना के रख लेते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में है। तो हमें जब फैट क्यों हमारी बॉडी बनाती है, कि कभी ऐसी जरूरत हो कि जब स्टारवेशन की स्थिति हो, व्रत हो, है ना, व्रत करते हैं हम लोग, तो उस समय इस फैट को यूज कर लेगी ऊर्जा के लिए। लेकिन हम लोग अधिकांशता हम कैलोरी सरप्लस की स्टेट में ही बने रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो इस कैलोरी को फैट में डिपॉजिट करती जाती है हमारी बॉडी में, और हमारा वेट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब जो है, अब देखिए यहाँ पे देखिए फाइबर कंटेंट की हम बात कर रहे थे, वीट में कितना फाइबर है 1.2%, उसको भी हमने छान कर निकाल दिया जब हमने रोटी बनाई। और श्रीधान्य मिलेट के अंदर कितना फाइबर है, 8 से 12%। कितना फाइबर है, 8 to 12%। अब देखिए ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, वो कई सारे फाइबर से जुड़ा हुआ होगा अगर, तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज को निकलने में हमारे ब्लड में या पाचन जब हो रहा है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करेगी, है ना। अगर फाइबर का अमाउंट कम है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से बहुत सारे अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा जब हमारा पाचन होगा। चलिए, बिल्कुल अंजू जी, डॉक्टर्स का तो काम ही है, अधिकतर आप बीमार होंगे तभी वो पैसा कमाएंगे, आपके स्वस्थ होने से तो हॉस्पिटल्स में ताला लग जाएगा, आप क्यों जाएंगे हॉस्पिटल। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम न्यूट्रिशन पर ज्यादा ध्यान दें एट प्लेस ऑफ मेडिसिन। तो ये जो फाइबर कंटेंट है श्रीधान्य मिलेट में आप देख रहे हैं 8 से 12% है, जबकि वीट और राइस में 0.2 से लेके 1% 1.2% है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, फाइबर कंटेंट। अब दूसरा फैक्टर देखें आप जो कि इसी फाइबर कंटेंट से जुड़ा हुआ है, वो है ग्लूकोज रिलीज टाइम फ्रेम। जब हम वीट को कंज्यूम करते हैं तो वीट क्या करता है, 45 मिनट से लेके 1 घंटे सवा घंटे के अंदर सारा का सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है। ठीक है, तो कुछ ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर होगा, फिर हमारे ब्लड में मिलेगा। राइस को देखें 30 मिनट, मैदा को अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट। सबसे पहले सबसे जल्दी मैदा जो है वो ग्लूकोज रिलीज करेगा क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है। और आप देखें जैसे ग्लूकोज जब एनर्जी कम हो जाती है तो क्या करते हैं आप लोग, ग्लूकोज पीते हैं घोल के पानी में,
तो ग्लूकोज के अंदर फाइबर नहीं है, तो आपने जैसे ही उसको पिया वैसे ही वो हमारे ब्लड में मिलने लग गया, तो तुरंत उसने हमें एनर्जी दी। इसी तरीके से मैदा भी एक तरीके से उसी तरीके से बिना फाइबर का फूड है, और वो बहुत जल्दी हमें एनर्जी देता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई मैदा को कम से कम यूज करें अगर आपको स्वस्थ रहना है। अब आप देखें श्रीधान्य मिलेट्स को। श्रीधान्य मिलेट्स क्या करते हैं, 4 to 6 आवर्स में धीरे 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 करके ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। कॉन्टिन्यूसली वो ग्लूकोज को रिलीज करते रहते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, साथ ही हमारे जो गट की हेल्थ है ना, उसको भी बना के रखते हैं, उसको हम समझते हैं। ये समझ में आया। ग्लूकोज देखिए, ज्यादा फाइबर होगा तो ग्लूकोज जो है उसे किसी ने पकड़ के रखा है, वो हाथ छोड़ के भाग नहीं सकता है, उसको किसी ने पकड़ के रखा है। तो धीरे धीरे जब डाइजेशन होता है तो हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी मिलती है, और हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। हमारा जो एनाबॉलिक पाथवे है बॉडी में वो स्टार्ट नहीं होगा, और फैट जो है बनने की गति जो है, या हमारी बॉडी में फैट बन रहा है तो फैट बनना जो है स्टॉप हो जाएगा। उसकी जगह हमारा फैट का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है। अब आप एक और चीज देखिए, जो फैक्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो। ये जितना कम होगा हमारी शरीर के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप देखिए व्हीट और राइस का कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो, आप देखिए व्हीट का जो कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो है ये 63.5, राइस में है 395। वो दो मिलेट, अब देखिए श्रीधान्य मिलेट जो है हमारे, उनमें सभी में लेस देन 8% है। कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो क्या है, लेस देन 8% है। 7.3, 7.6, 6.6, 6.7, 5.5 ब्राउन टॉप मिलेट का सबसे कम है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो है वो जितना कम होगा हमारे शरीर के लिए उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए नेगेटिव अनाज है, क्योंकि व्हीट और राइस का कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो बहुत ज्यादा है ना। फिर चौथा आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है व्हीट और राइस का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ग्लूकोज देते हैं। और जो श्रीधान्य मिलेट जो आते हैं वो मॉडरेट में आते हैं, हालांकि इसमें भी ग्लूकोज की मात्रा उतनी होती है, लेकिन चूंकि ये धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा है, हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, इस वजह से जो श्रीधान्य मिलेट्स हैं वो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? चैट में लिखकर बताएं मुझे यस और नो। यहां तक आपको क्लियर हुआ? देखिए ये अनाज अद्भुत अनाज है, जब आप इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको 3 दिन के अंदर जो सबसे पहला अनुभव होगा वो होगा कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। दोपहर में अगर आपको नींद आती है ना, तो आपकी नींद कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा प्रभाव, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे 3-4 दिन में ही अनुभव होगा, अगर वो रेगुलर चेक करता है अपना डायबिटीज का लेवल, तो उसकी डायबिटीज की जो मात्रा है ना, जो भी उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता क्यों है, एक साथ हमारे शरीर में बॉम्बार्डिंग हो गई ग्लूकोज की, है ना। एक साथ हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज मिल गया तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हाई जाएगा। लेकिन अगर हमारा शरीर में ग्लूकोज का एक नियंत्रण है, धीरे धीरे ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल रहा है, तो क्या होगा कि एक पीक नहीं बनाएगा ग्लूकोज, एक लेवल में रहेगा। देखिए इसको हम देखते हैं, आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं कि श्रीधान्य मिलेट जो है, ये जो 6 पैरामीटर जिनका हमने वर्णन किया था कि हमारे फैट को हमें घटाना है, हमें अपने शेप को दोबारा प्राप्त करना है, और हमें अपने स्वास्थ्य को, है ना, और अच्छा करना है, अपनी एज को घटाना है ना। एज रिवर्सल का क्या मतलब है, हम और ज्यादा फिट हो गए,
हम और ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो गए, हमारे शरीर ने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त की, हमारी स्टेमिना बढ़ गई, हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए आज हमारी एज है ना, हमें फील हो रहा है भले ही हमारी बायोलॉजिकल एज 50 है, लेकिन हमें 60 जैसा फील हो रहा है, बिल्कुल डल फील हो रहा है, तो क्या होगा, वो हम दोबारा से अपनी एज को रिवर्स करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए पहला पैरामीटर हमने बताया था हंगर कंट्रोल, है ना। तो किस तरीके से हंगर कंट्रोल करता है, मिलेट जो है, जब हमने मिलेट्स को खाया तो मिलेट्स के अंदर फाइबर होता है 8 से 12%। जब हमारे स्टमक में फाइबर जाता है तो हमें सैटिटी की फीलिंग होती है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है कि हमारा पेट भर गया। जब फाइबर जो है 8 से 12% फाइबर है हमारे फूड में, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें इस फाइबर को भी पचाना है। इस फाइबर को पचाने का काम कौन करता है, हमारे शरीर में, हमारे गट में उपस्थित बैक्टीरिया, ये इसका पाचन करेंगे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे जो गट के बैक्टीरियाज हैं अच्छे वाले, उनके लिए सबसे अच्छा फूड क्या है, यही फाइबर। इस फाइबर को वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं और ग्रोथ करते हैं। उनके ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है कि उनको 4 से 6 घंटे में उनकी ग्रोथ होगी, और हमने खाया गेहूं चावल, तो वो ग्रोथ कर ही नहीं पाते हैं, और वेट बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हंगर कंट्रोल। जब हमें सेटिस्फेक्शन की फील होगी, सेटिटी फील होगी, सेटिस्फेक्शन फील होगा, तो हमें बार बार भूख नहीं लगेगी, हमारा स्टमक फुल रहेगा, और जो क्रेविंग होती है और हम फालतू का फास्ट फूड या स्नैकिंग करते हैं उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है इंसुलिन स्टेबिलिटी। अब ये जो इंसुलिन है ना, ये पीक्स नहीं बनाएगा, बार बार जो ये पीक फॉर्म कर रहा है, ये पीक्स को नहीं बनाएगा, बल्कि जब आपने भोजन किया तो लगभग लगभग ये एक स्टेबल स्टेट में रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज की सप्लाई हमारी बॉडी में 4 से 6 घंटे तक धीरे 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 करके ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है, और इसके कारण इंसुलिन भी स्टेबल साइकिल बनाएगा, है ना। तीसरा क्या है, इम्प्रूव्ड बीएमआर। अगर हमारी बॉडी जो है उसमें कंटिन्यूस फ्लो है ग्लूकोज का, और एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट नहीं हो रहा है, कैटाबॉलिज्म ही रह रहा है, तो हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम 1400 कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अपने आप 1600 कैलोरीज में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है पचाने में, भोजन के एनाबॉलिज्म में नहीं, भोजन के कैटाबॉलिज्म में अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है, उसे स्टोर नहीं कर रहा है ना। चौथा क्या है, एनर्जी लेवल। देखिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत मेहनत करे, एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज जरूरी भी है, लेकिन उसे एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। अगर एनर्जी फील नहीं होगी तो किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा, किस तरीके से वॉक करेगा, साइकिलिंग करेगा या कोई अन्य एक्टिविटी करेगा, है ना। तो उसके लिए एनर्जी लेवल का होना जरूरी है। और जो श्रीधान्य मिलेट्स हैं उनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमको निश्चित अमाउंट में, है ना, एक रेगुलर सप्लाई बनी रहती है ग्लूकोज की। उससे क्या होता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। देखिए कैटाबॉलिज्म का अर्थ है हमारी बॉडी जो है, जो भी फैट स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, है ना, जो भी फैट स्टोर्ड है उस फैट का यूज करने लगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, वो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ, जब हमने भोजन खाया, कुछ भी भोजन खाया, ग्लूकोज है हमारे ब्लड में गया, वो ग्लूकोज फैट बनाने लगे, वो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया। फैट से फिर ग्लूकोज भी बनता है ना, रिवर्स हो गया उसका, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटाबॉलिज्म। माने बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा, देखिए अभी तक हमारी बॉडी में कौन सा पाथवे स्टार्ट था,
हमारी बॉडी में पाथवे स्टार्ट था कि एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट था। अब हमने जब मिलेट्स को खाना कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो वो एनाबॉलिक पाथवे स्टॉप हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी हमारी बॉडी में मिल रही है किससे, जो हमने मिलेट्स कंज्यूम किए 4 से 6 घंटे तक धीरे 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 एनर्जी की सप्लाई बनी हुई है और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है। उतना ही ग्लूकोज अवेलेबल है हमारे ब्लड में कि कोई एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट नहीं हो रहा है, फैट बनाने का एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी को वो कंटिन्यूस सप्लाई दे रहा है। हमारी जो डे पर डे एक्टिविटी है उन एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज यूज हो रहा है ना। उन एक्टिविटीज के लिए ग्लूकोज यूज हुआ, एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम हमारे अंदर एनर्जी लेवल है और हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हैं, मान लीजिए वॉक कर रहे हैं, है ना, आधा घंटे का वॉक किया, 40 मिनट का वॉक किया, तो अब हमारी बॉडी हमारे शरीर में उपस्थित जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करने लगेगी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। एक्स्ट्रा एनर्जी जिन भी एक्टिविटीज में आपको लगेगी उसके लिए अब हमारी बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करने लगेगी और हमारे बॉडी में जो फैट का परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा एनर्जी लेवल, मिलेट हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। एनर्जी का लेवल हमें जब बढ़ा हुआ रहेगा, जब हमारी बॉडी में एनर्जी महसूस होगी हमें, तभी हम कोई एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, अन्यथा हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, हमें डल फील होगा। या हमने मान लीजिए डाइटिंग पे हैं, हम मिलेट्स तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हमने डाइटिंग पे हैं, हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिससे हमें कैलोरीज तो कम जा रही है लेकिन एनर्जी कम हो गई, हमारे एनर्जी लेवल कम हो गया, डल फील हो रहा है, तो आगे का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। गट हेल्थ, है ना, तो मिलेट है हमारे गट हेल्थ को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं। जो ये 4 से 6 घंटे धीरे धीरे पाचन होता है, उस समय में क्या होता है, जो हमारा माइक्रोबायोटा है, हमारे शरीर में उपस्थित जो बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो उनको ग्रो होने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, 4 से 6 घंटे का समय मिल गया, और उनको ग्रो होने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी जो है, जो हमने भोजन किया उससे उनको एनर्जी भी मिल रही है, साथ में वो ग्रो कर रहे हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो बना रहे हैं, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो हमारी गट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे इमोशंस अच्छे रहेंगे, और हमारे इमोशंस अच्छे रहेंगे तो हमारा जो इमोशनल ईटिंग है उस इमोशनल ईटिंग से हम लोग बचेंगे, और जो कैलोरी डेफिसिट की स्टेट है उसे हम मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक फैक्टर है हार्मोन बैलेंस, जो सिग्नलिंग है अलग अलग हार्मोन्स की, है ना। तो मिलेट्स के अंदर इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना, फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं मिलेट्स के अंदर, जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंसुलिन में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, सैटिस्फैक्टरी की फीलिंग रहती है, तो हमारा घिरलिन हार्मोन जो है उसमें भी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बार बार भूख नहीं लगेगी। फिर आपको मैंने बताया था बार्नयार्ड मिलेट हमारे भूख के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, लिटिल मिलेट जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, महिला और पुरुष हार्मोन जो है, उनको कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो फॉक्सटेल मिलेट है वो हमारे लीवर में इंसर्टेन हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी को बैलेंस करता है। इस तरीके से सारे हार्मोन्स में एक बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस कायम हो जाता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा वो खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन तब भी वेट बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होता है, हार्मोन उनके अनस्टेबल हैं, अनबैलेंस्ड हैं, उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत कम हो गया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वही बहुत कम हो गई है। अब कितना भी कैलोरी आप खाओगे, आपने 1500 कैलोरी ही खाया लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट तो अब 1400 ही है, 1300 ही है, तो जो 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई वो भी बॉडी को लग गई, वो भी हमारे बॉडी में फैट की तरह एक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, तो ये जो 6 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जिसके कारण हमारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो मेंटेन हो सकता है,
तो वो कौन फुलफिल कर रहा है? श्री धान्य मिलेट्स इन सभी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, है ना। तो इन पैरामीटर्स को फुलफिल करने के कारण ये ऐसे फूड हैं जिनको आप भरपेट खा सकते हैं। ये हमारी जो वर्कशॉप है वो किस पर केंद्रित है कि आप पेट भर के खाना खा सके। ये डर ना हो कि अरे पेट भर खाना खाऊंगा मैं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, वो परेशानी नहीं। आप मिलेट्स को पेट भर के खा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल तक खा सकते हैं। ठीक है, तो आप पेट भर के इन अनाजों का कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड है तो उसे चीना नहीं खाना चाहिए, जैसे प्रोसो मिलेट है। बाकी सारे मिलेट वो कंज्यूम कर सकता है। एक क्वेरी आई थी मेरे पास चैट में, क्वेरी आई थी। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और उसके पहले मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। आप कितना वेट आपका, है ना, कितना वेट जो है वो लूज करना चाहते हैं? क्या लगता है आपको कितना अधिक है? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 8 किलो, 7 किलो? कितना वेट जो है वो एक्स्ट्रा आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना वेट, अगर मैं फैट का वैल्यू कम करूंगा तो मैं ज्यादा फिट, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा आनंद से अपने जीवन को जी सकता हूँ। थायराइड में रेशमा जी आपको जो है प्रोसोमिलेट, वो मैं पांचों मिलेट में नहीं है, वो एक न्यूट्रल मिलेट है ना। वो एक न्यूट्रल मिलेट है जो कि जैसे चीना कहते हैं या प्रोसो मिलेट कहते हैं। बाकी मिलेट आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सभी लोग मुझे चैट में लिखकर बताएं। बिल्कुल। देखिए कई बार जो है आप लोगों ने तरीके जो हैं उपयोग किए होंगे, अलग अलग तरह की डाइट भी फॉलो की होगी, कीटो डाइट फॉलो की होगी, और भी कई तरह के प्रोग्राम्स को आपने अपनाया होगा। लेकिन ये प्रोग्राम्स वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपकी भूख ही कंट्रोल नहीं होगी, मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपको भूख लग रही है, तो आप 15 दिन 20 दिन ऐसी स्टेट में रह सकते हैं कि आप भूख पे कंट्रोल करें, खुद पे कंट्रोल करें। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपको भूख को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कीटो डाइट का भी यही लिमिटेशन है कि उसे आप कुछ महीनों के लिए यूज कर सकते हैं, आप हमेशा यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जब कीटो डाइट हम यूज करते हैं तो कीटोन बॉडीज बनती हैं जो हमारी किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। हमेशा जो है जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, सिर्फ फैट तो ब्रेक डाउन नहीं होता है, प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, कीटोन बॉडीज बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। और जो श्रीधान्य मिलेट्स हैं, श्रीधान्य मिलेट्स जो हैं वो सप्लीमेंट नहीं है, ये भोजन है। इसके अंदर कोई भी केमिकली एडल्ट्रेट कोई भी चीज नहीं है। ना इसके अंदर पेस्टिसाइड का यूज होता है इसको ग्रो करने में, ना ही इनको स्टोर करने में कोई पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। और एक और बात आप सभी को जो ध्यान रखनी है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स को यूज कर रहे हैं तो हमेशा अनपॉलिश्ड मिलेट्स को ही आपको उपयोग करना है। कैसे मिलेट्स को उपयोग करना है? अनपॉलिश्ड मिलेट्स को उपयोग करना है। क्योंकि पॉलिश्ड मिलेट फिर आप यूज किए तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो तो आपने कम कर दिया ना। और जो यहाँ पे कार्य कर रहा है, देखिए भले ही फाइबर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर तरीके से मिले उसके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी है। और हमारे पेट के अंदर, हमारे आप छोटी आंत के अंदर, है ना, हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया उपस्थित हैं उनके लिए तो यही फूड है, ये फाइबर जो है ना वो फूड है उनके लिए। और हम अकेले तो नहीं जी रहे हैं, हमारे साथ जो है करोड़ों करोड़ बैक्टीरियाज भी जी रहे हैं, तो उनको भी सही पोषण देना, उनको भी सही पोषण देना वो हमारा कार्य है ना। चलिए, अब क्या है, मैजिक ऑफ मिलेट्स डज नॉट एंड हियर।
यहाँ पे ही खत्म नहीं हो गया। अब ये जो मिलेट्स हैं वो क्योरिंग फूड है, माने हमारा वजन तो कम करेंगे ही, साथ में अगर शरीर के पैरामीटर्स गड़बड़ हैं, शरीर में डायबिटीज, यूरिक एसिड, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की परेशानी होती है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये मिलेट्स को कंज्यूम करके आप जो है अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को सही कर सकते हैं, और डाइजेशन से जुड़ी हुई जो 100+ बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर भी है, आंत का जो कैंसर है, कोलेटाइटिस है, तो अलग अलग बीमारियों को आप या तो उनको रिवर्स कर सकते हैं, या फिर अगर वो क्रॉनिक हैं तो क्रॉनिक से आप उन्हें क्योरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो मिलेट्स की सबसे बड़ी बात क्या है? मिलेट की सबसे बड़ी बात है कि ये क्योरिंग फूड्स हैं, ये हमें क्योर करते हैं, हमारी हेल्थ को मैनेज करते हैं, और हमें अपनी लाइफ को जो फुलेस्ट एनर्जी के साथ हम जी सकते हैं, उसको जीने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो मिलेट है, और सबसे बड़ा मिलेट का जो आपको कहूंगा, ये एंटी कैंसरस है, इसको याद रखें। आप अपनी लाइफ के अनमोल साल वर्ष जो है, और किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उसके जीवन के कई अनमोल वर्ष जो हैं बड़े दुख में, पीड़ा में हो जाते हैं। अगर आपके परिवारजनों में से किसी को अगर इस तरह की गंभीर रोग हो जाए तो पूरे परिवार में दुख जो है, पूरे परिवार को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और फाइनेंशियल लॉसेस तो हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो भी गृहिणी हैं, अपने परिवार को एक हेल्दी मील दें, और जो पुरुष भी हैं वो भी अपने परिवार को कन्विंस करें, क्योंकि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद भी पीड़ा तो आपको ही भोगनी पड़ेगी ना, हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। तो कुछ जो लाइफ स्टाइल डिसीज हैं उनसे तो हम बचे, और जिसको भी डायबिटीज है ना, उन्होंने देखा होगा कि डायबिटीज अगर हो गई तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दो चीजें कहता है कि आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी जिंदगी भर, और आप मीठा भी नहीं खा सकते हैं, वो भी जिंदगी भर। मीठा भी नहीं खाना है, दवाई भी लेनी है, फिर धीरे धीरे दवाई का डोज भी बढ़ता जाता है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच जाता है, और उसके बाद कई तरह के गंभीर रोग, अलग अलग, लीवर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, किडनी में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्ट भी कमजोर हो गया। तो क्योर तो हुआ नहीं, आपने जीवन भर दवाइयां खाई, आपने जीवन भर अपने भोजन में कंट्रोल किया, और जीवन भर आप इंजेक्शंस भी लेते रहे, लेकिन तब भी आपकी हेल्थ जो है डिटोरिएट होती रही। ब्लड प्रेशर हो गया एक बार, तो कोई भी दवाई नहीं है जो कहे कि आपका ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर खादरवल्ली जी ने एक ऐसी व्यवस्था में दी है जिससे हजारों हजार लोगों ने अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया है, क्योंकि जो सोल्यूबल फाइबर है एक्स्ट्रा अमाउंट में, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्लड में, उसको कम कर देता है। जो डिपोजिशंस हैं हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के, उनको हटा देता है, जिससे कि हमारा हार्ट की हेल्थ को हम बना सकते हैं। चलिए, कुछ और प्रश्न होंगे आपके मन में, इनको कौन ले सकता है? बच्चे से लेके जो टोडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे लेकर जो बुजुर्ग हैं, सभी के लिए मिलेट जो है वो सर्वोच्च भोजन है, सबसे अच्छा भोजन है ना, सबसे अच्छा भोजन है। उसके बाद आपको मैं एक बोनस देने वाला हूं, है ना, और आप सभी की एक क्लास भी मैं लूंगा जो सिर्फ कुकिंग पर होगी, वो भी फ्री रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, वो कुकिंग पर होगी। स्पेसिफिकली हम उसमें कुकिंग की चर्चा करेंगे, कैसे मिलेट को पकाएं, किस तरीके से उसे टेस्टी बनाएं, और किस तरीके से हम उसे अपने स्वाद में ढालें, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। क्योंकि ये आज की जो हमारी वर्कशॉप थी, ये वेट लॉस पर केंद्रित है ना, तो एक मेरा, है ना, आपके समक्ष जो है वो एक प्रोग्राम में अपना, आगे बढ़ने से पहले एक प्रोग्राम आप सभी के
समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो भी लोग वाकई में वेट को कम करना चाहते हैं, है ना। मैंने आपको मिलेट्स के बारे में सब कुछ बता दिया, मिलेट कितने कैरिज्मेटिक है। लेकिन जो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया है मैंने, जिसका नाम है लीन मास्टर वेट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। जिसमें आप अपने फैट को आसानी से घटा सकते हैं। हालांकि इसकी प्राइस जो है 4999 है, लेकिन आज मैं एक स्पेशल डिस्काउंट देने वाला हूं आप सभी को, क्योंकि आप सभी ने मेरे प्रोग्राम को लाइव अटेंड किया है। तो सबसे पहले हम इसमें समझें कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होने वाला है ना। देखिए, कुकिंग की एक बेसिक क्लास सभी के लिए रहेगी। जो लोग, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो है कि सभी तक मिलेट पहुंचे, मिलेट को वो पका सकें, उसको अपने भोजन में शामिल कर सकें। लेकिन ऐसी हेल्थ रेसिपीज जो बेसिक रहेगा, उसमें 10 रेसिपीज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसमें 30+ रेसिपीज रहेंगी मिलेट से बनी हुई, जो कि वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज रहेगी कि हम इन मिलेट्स को कैसे खाएं वेट लॉस के लिए, किस तरीके से डाइट प्रोटोकॉल को हम यूज करें, और मिलेट के साथ क्या क्या ऐसे हमारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो सकते हैं, है ना, डाइटरी इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जो हमारा वेट लॉस में, फैट लॉस में हेल्प करेंगे, वो भी इसमें शामिल रहेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डाइट प्लानिंग। इसके अंदर मैं आपको डाइट प्लानिंग सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको डाइट प्लानिंग नहीं आती है, किस तरीके से आप अपनी डाइट को प्लान करें, आपको ये नहीं पता है, तो आप अपने वेट को कम करने में स्ट्रगल करते रहेंगे। डाइट प्लानिंग में आप अपने हफ्ते भर की डाइट को पहले से ही प्लान करके रखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से आइडिया रहेगा कि मुझे कल क्या बनाना है, उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत रहेगी, और मुझे किस अमाउंट में उसको कंज्यूम करना है, कैसे उसे कंज्यूम करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आपको वेट कम करने के लिए, अपना फैट कम करने के लिए भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है माइंड सेट। ये जो 4 दिन का लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आपको माइंड सेट की प्रैक्टिसेस करवाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करके भी आपको दूंगा, जिससे कि आप जो है उसे बार बार यूज कर सकें अपने लिए, क्योंकि माइंड सेट बहुत जरूरी है। हम 2-4 दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन ये जो फिटनेस है, ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको रोज कोई स्टेप लेना है, रोज एक ना एक स्टेप जरूर लेना पड़ेगा अपने फिटनेस के प्रति, तभी आप अपने इस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये माइंड सेट का जो फैक्टर है, उसे मैं आपके अंदर इंस्टॉल करूंगा इस 4 दिन की वर्कशॉप के अंदर। पांचवा है, देखिए मैंने एड में था कि जिम करने की जरूरत नहीं है। वाकई में जिम, फिटनेस के लिए जिम की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, वर्कआउट की जरूरत होती है। तो किस तरीके से हम जॉयफुल वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आप सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को करते हुए आप बड़ा ही रिलैक्स रहते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। और वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी एक्टिविटी को आपको जरूर करना है। अब इस एक्टिविटी की इंटेंसिटी को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम प्रोग्रेसिवली उस एक्टिविटी की डिग्रीज को कैसे हम एनहेंस करें, जिससे कि हमारी बॉडी में जो हमारी फिटनेस का लेवल है वो बढ़ता जाए। इसके लिए फिटनेस मीटर, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेजर करना है अपनी फिटनेस को। और आपकी फिटनेस जो है उसे आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी फिटनेस का लेवल जो है वो आप स्वयं से ही कंपेयर कर सकते हैं कि आज आपका लेवल क्या है और आज से 1 महीने बाद आपका लेवल कहां पर है। तो मैं आपको इसमें एक फिटनेस मीटर का टेम्पलेट भी दूंगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी फिटनेस को ट्रैक कर पाएंगे। और 6 जो है पर्सनलाइज्ड ईटिंग हैबिट ट्रैकिंग। ये जो 4 दिन का हम लाइव वर्कशॉप करेंगे, उसमें हम आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, है ना, किस तरीके कोई लोग होंगे जो इमोशनल ईटिंग करते होंगे,
कुछ लोगों को क्रेविंग बहुत ज्यादा होती होगी, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसे किसी को रात को भूख लगती है ज्यादा, किसी को मीठा खाने का मन ज्यादा करता है। तो हम उन हैबिट्स को ट्रैक करेंगे और किस तरीके से हम इन हैबिट्स को, है ना, इन हैबिट्स को ट्रैक करके किस तरीके से हम उन्हें अपने जीवन से मिनिमाइज कर सकते हैं या उन हैबिट्स को हटा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पूरे तरीके से ट्रेन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतने ट्रेन हो जाएं कि आप इस तरह की वर्कशॉप खुद ले सकें, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आप गाइड कर सकें मिलेट की कुकिंग के लिए, किस तरीके से मिलेट खाना है, किस तरीके से डाइट की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से अपने मोटिवेशन को बना के रखना है, अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में चेंज करना है, और इस जॉयफुल वर्कआउट करते हुए हम किस तरीके से अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं, ये सब मैं आपको दूंगा। और वो भी आज मात्र, है ना, ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूं ये 5000 प्लस की वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू मैं आपको दूंगा मात्र 999 रुपीज में, और वो भी अभी 20 मिनट के लिए। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यूज करेगा, अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो उसके लिए इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि आज आपने ये पूरा वर्कशॉप जो है वो अटेंड किया है, तो ये वर्कशॉप जो है वो मात्र मैं आपको 4 दिन का जो वर्कशॉप है वो 999 रुपीज में मैं आपको ये देने जा रहा हूं। और इसके लिए मैं आपसे एक नंबर शेयर कर रहा हूं, इस नंबर पर, है ना, 8959794510, ये नंबर है। इस पर आप फोन पे, इस पर आप फोन पे, गूगल पे, जो भी है वो आप कर सकते हैं, और इसका चार्ज जो है वो 999 है ना। चलिए, अब पूछा कि हम डाइट में कैसे शामिल करें श्रीधान्य मिलेट को। बिल्कुल, श्रीधान्य मिलेट्स की आपको रेसिपी मिलेंगी, हम जल्द ही जो है, रेशमा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिलेट को कैसे पकाना है उसी पर एक क्लास लूंगा मैं, और उसके बाद आपको एक पूरी पीडीएफ मिलेगी जिसमें मिलेट को कैसे पकाना है, और मिलेट की रेसिपीज उसमें आपको साथ में ही मिलेंगी, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। आपको मैं, बिल्कुल, थायराइड जो है आपका वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है रेशमा जी, और ये आपका कंट्रोल में आएगा पहले, उसके बारे में हमें पर्सनली बात करनी पड़ेगी, ये कितना पुराना है, कितने सालों से आप इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल आप रिवर्स कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अ, इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहा है ना, जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे बता सकते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ये वर्कशॉप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही कम एक इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। और वो भी इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि आप लोग जो आए हैं इस वर्कशॉप में वो ऐड के जरिए आए हैं, हमने फेसबुक पर ऐड चलाया था। अब उस ऐड का जो चार्ज है वो तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आप सभी को कोशिश की कि फ्री में मैं जितनी वैल्यू दे सकूं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उतनी वैल्यू आपको दूं। मैं आपको मिलेट्स को कैसे कुक करना है वो भी सिखाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। और आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कब मिलेट का जो है ये लाइव क्लास है। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास हम थर्सडे या फ्राइडे को रख सकते हैं, इसमें आप अटेंड करें और आपको कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये जो नंबर है 8959794510, इस पर आप जो है पेमेंट करने के बाद मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, जिससे कि
हम आपको एक अलग ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। और टाइमिंग्स इसी समय भी हम रख सकते हैं या इवनिंग समय में रख सकते हैं। पहले हम देखें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, उसके बाद हम टाइमिंग ऐसी ही रखेंगे जिससे कि सभी लोग इजीली इसको अटेंड कर सकें। और अगर मान लीजिए कोई अटेंड नहीं कर पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका रिकॉर्डिंग दूं मैं, जिससे कि आप मिलेट को कुक कर सकें। हाँ बिल्कुल, नून में भी हम रख सकते हैं। और आज जितने लोग इस वर्कशॉप में अटेंड किया है, जिन लोगों ने, तो वाकई में वेट लॉस करने के लिए सीरियस है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 4 दिन का जो वर्कशॉप है इसे जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसके अंदर आप पूरे सिस्टम को सीखने वाले हैं। क्योंकि वेट मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट है। आपको अपना अगर वेट मैनेज करना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को अगर आपको फुलफिल करना है तो रोज आपको स्वयं को ट्रैक करना पड़ेगा, रोज आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर आप किसी सिस्टम को उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम है जो डिजाइन किया है मैंने आप लोगों के लिए, जिसको सीखकर आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और ज्यादा फिट रह पाएंगे। आपकी इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आप अच्छे से अच्छा भोजन कंज्यूम कर रहे होंगे। और ये फिटनेस जो है आप अपने आसपास के समाज में, अपने परिवार में भी स्प्रेड कर पाएंगे। और मैं आपको पूरा सिस्टम सिखाऊंगा जिससे कि इस सिस्टम को आप दूसरे लोगों को भी आसानी से सिखा सकते हैं। आज की वर्कशॉप I will try, Mangesh ji, I will try that you will understand all the concepts. And next, I will try to speak in English also, so that you will learn all the concepts. And it is not the language is not the problem, because I will try to make all the concepts in both in English and Hindi, so that you can learn it easily. तो जो भी लोग अपना है ना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, दे वांट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, then I recommend them that they must learn these 4 days live workshop, जिससे कि सभी कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर रहेंगे और बाकी सारे लोगों को भी वो स्प्रेड कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, और स्वयं तो वो सीख ही पाएंगे। मेरा एक गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेट को कंज्यूम करें। हाँ, बस इस गोल को मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं फ्री क्लासेस आपको दे पाऊँ। इसके अलावा एक और वैल्यू है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं, वो है लाइव Q&A सेशन, है ना। तो लाइव Q&A सेशंस को भी आप अटेंड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जब हम इस सेशन को अटेंड करेंगे, जो कुकिंग वाला सेशन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट क्वालिटी के जो मिलेट हैं, अनपॉलिश्ड मिलेट, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको वर्कशॉप में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप अनपॉलिश्ड या सेमी पॉलिश्ड मिलेट को यूज करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना अनपॉलिश्ड मिलेट बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। कि जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके पास 10 मिनट्स और मैं दे रहा हूं आपको। आप इन 10 मिनट्स में अपना पेमेंट करके और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 895979 में। दोबारा से ये नंबर आप सभी को शामिल कर रहा हूं। और ये जो हमारा मिलेट क्लब है ना, इस मिलेट क्लब को आप हमेशा ज्वाइन करके रखें। कोई भी नई रेसिपीज आएंगी वो मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ, अगर आप पर्टिकुलरली कोई कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा जो भी चार्ज है वो रहेगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग आप अटेंड कर सकें। और ये सिस्टम जो है, जो सिस्टम 4 दिन का सिस्टम है, उसके लिए मैंने मात्र 999 रुपीज में चार्ज कर रहा हूं। इसकी वैल्यू 5000 प्लस है, लेकिन मैं मात्र 999 रुपीज में आपको ये वैल्यू दे रहा हूं। जो भी लोग सिस्टम को सीखना चाहते हैं किस तरीके से फैट को कम करें, ज्यादा से ज्यादा
हेल्थ को अचीव करें वो आराम से इस वर्कशॉप को 999 रुपीज में अटेंड कर सकते हैं। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं वो कृपया मुझे मैसेज में बता सकते हैं। जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, या जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो बता सकते हैं मुझे। चलिए, तब तक जो है एक मिलेट की बहुत अच्छी कविता है जिसमें आपको काफी कुछ मिलेट्स के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। तब तक एक हिंदी पोएट्री है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलूं तो वो समझे। रागी, देखिए इसके अंदर हमारे सारे जो अनाज हैं उनके बारे में चर्चा है। यह रागी हुई अभागी क्यों, यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार बसी जनमानस में, गेहूं के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झंगोरा है, झंगोरा मीन्स बार्नयार्ड मिलेट। यूं होता श्वेत झंगोरा है, ये धान सरीका गोरा है, पर ये भी हारा गेहूं से जिसका हर कहीं ढिंडोरा है। जाने कितने थे अन्य यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, पर जब आया दौर सफेदी का, हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। पॉलिश्ड ग्रेन्स हम लोग कंज्यूम करने लगे, तो जो भी डिफरेंट ग्रेन्स थे उनको हमने त्याग दिया। अब कहाँ वो कोदो कुटकी है, सावा की काया भटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब, गुम हुई कांगनी उटकी है। अब जिसका रंग सुनहरा है, गेहूं, वीट, गोल्डन ग्रेन है ना, अब जिसका रंग सुनहरा है, हर कहीं उसी का पहरा है। अब कौन सुने मटमैलों को, गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण, गेहूं जो है वो सबसे कम पोषण देता है। यह देता सबसे कम पोषण और करता है ज्यादा शोषण, तोहफे में दिए रसायन और माटी पानी का अवशोषण। ये गेहूं धन्ना सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए हैं उनकी चमड़ी का फैट बना। अब आएंगे दिन रागी के, उस कुरी बटी बैरागी के, अब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बड़भागी के। जब हमला हो हमलाई का, छट जाए भरम मलाई का, चीनी पर भारी चीना हो, टूटेगा बंद कलाई का। बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों को और सलामी का, जो बची धरोहर अपनी है, गुजरा अब वक्त नीलामी का। अब नीलामी का वक्त गुजर चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि कृपया, ग्रुप ओपन है, ग्रुप के अंदर आज आपको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं, और आप चैट में भी मुझे बताएं कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। क्या ये आप इसने कुछ वैल्यू दी आपके जीवन में, क्या मिलेट्स को लेकर आपके अंडरस्टैंडिंग को इसने बढ़ाया, आप मुझे चैट में जरूर बताएं। और जो भी लोग सेशन 4 दिन के लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं वो इस नंबर पर 8959794510 पर 999 रुपीज का पेमेंट करके इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलेट्स के बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग, वेट लॉस के बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग, माइंडसेट को आप किस तरीके से अच्छा रखें जो वेट लॉस में आपको सहायता देगा, इमोशनल ईटिंग से किस तरीके से आप बच सकते हैं, और जॉयफुली आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं, ये सभी आपको जानने को मिलेगा। ग्रुप में अपना रिव्यू जरूर छोड़ें, थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, जिससे आज की जो क्लास लोगों ने अटेंड नहीं की है उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले, क्यूरियोसिटी उनकी भी बढ़े, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम क्लास को जरूर अटेंड करें। और इस ग्रुप के अंदर आप अपने जानने पहचानने वाले परिवारजनों, फ्रेंड्स को, फैमिली को, कलीग्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप में, है ना। उनको मैं इस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, या आप भी इस ग्रुप के लिंक शेयर कर सकते हैं लोगों से। चलिए, आज की क्लास इधर ही समाप्त हुई। जिन भी लोगों ने इस क्लास को, 4 दिन के क्लास को अटेंड किया है, अटेंड करना है और पेमेंट किया है, तो सब व्हाट्सएप पर जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर से
जुड़ जाएं, है ना, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज की क्लास को आपने अटेंड किया, मुझे इतने पेशेंटली आपने सुना। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच। आज की हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।